हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र, जिसका हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देख रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर 3 उत्पादन तथा लागत, जो क्लास 12 यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मध्य प्रदेश बोर्ड, कई सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स में इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज के सामने मैं उपस्थित हूं, और वो है उत्पादन। यानी पहला टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं, परिचय के बाद, परिचय हमने देखा, उसको आज हम करने जा रहे हैं, वह उत्पादन यानी प्रोडक्शन। पर इससे पहले कि हम उत्पादन शुरू करें, इसका अर्थ समझें, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क ले सकते हैं। आप एमपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न पर सारी पढ़ाई यहां पर निःशुल्क है, और इसके लिए आपको किसी भी तरह का पेड सब्सक्रिप्शन या कूपन कोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है उत्पादन या प्रोडक्शन। अब समझने की जरूरत है सबसे पहले कि उत्पादन है क्या, प्रोडक्शन है क्या। देखिए, जो उत्पादन है, अगर आप बहुत आसान भाषा में समझें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई कच्चा माल है और इसको आप अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर दीजिए, अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर, उत्पादन का मतलब तो कुछ नया पैदा करना। देखिए, इंसान कुछ भी, कोई भी वस्तु नया पैदा नहीं करता, हमेशा हर चीज को ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे ये पेन बना है, तो पेन इस प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक ऐसा नहीं कि इंसान ने पैदा कर दिया। समझिए बात को, पॉलीमर्स हैं दुनिया में। तो यहां नहीं, कहने का मतलब यह है, जैसे धरती के नीचे आयरन ओर पड़ा हुआ है, उससे आप बड़े बड़े मशीन और हथौड़ा बना लीजिए, लेकिन आयरन ओर था। हम क्या करते हैं, किसी भी कच्चे माल को केवल अंतिम वस्तु में परिवर्तित करते हैं। रॉ मटेरियल के तौर पर वो दुनिया में मौजूद है, उसको हम एक फाइनल गुड बना देंगे ताकि उसका इस्तेमाल कर सकें, यानी इसकी उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी क्या करते हैं, उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। किसी भी चीज की उपयोगिता में वृद्धि कर देना, या उसकी आर्थिक उपयोगिता या आर्थिक मूल्य को बढ़ा देना, यह उत्पादन कहलाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी लाइनों पर यह बेसिक चीज समझिए। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास लेट सपोज कोई एक सोना इतना बड़ा पड़ा हुआ है। अब उस सोने को सुनार ने पिघलाया और खूब सुंदर स्टाइलिश एक झुमका बना दिया, वही जो बरेली की बाजार में गिर गया था। अब वो झुमका क्या हो गया, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया पहले के सोने के मुकाबले, है ना। अब वहां पर क्या वो मेकिंग चार्ज वगैरह जोड़ेगा और उसको शुरू में लगाकर हो सकता है बेच दे। या मान लीजिए कोई मिट्टी पड़ी है, चलिए वो तो सोना फिर भी वैल्यू पर आ जाता है। मान लीजिए जमीन पे मिट्टी पड़ी है, कुम्हार ने उसको उठाया और उसको अपना वो मशीन चलाकर और पूरा घुमा घुमा कर उसको खूब सुंदर एक बहुत अच्छा सा कप बनाया, उसको कलर कर दिया, और वो जो मिट्टी पड़ी हुई थी जमीन पे, अब वो 100 रुपए की वो कप बेच सकता है। यानी उस मिट्टी का उसने मूल्यवर्धन कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया, या उसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया, और इसे ही कहा जाता है उत्पादन। ठीक बात है। लेकिन शुरू में वो क्या रहा होगा, एक कच्चा माल रहा होगा, और कच्चे माल को फिर वो क्या करेगा, एक उत्पादित वस्तु के रूप में प्रस्तुत करेगा। ठीक बात है। हम उसके स्वरूप को बदलते हैं, उस किसी चीज की उपयोगिता को बढ़ाते हैं, उसकी आर्थिक उपयोगिता या आर्थिक जो मूल्य है उसको बढ़ाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम उत्पादन का नाम देते हैं। फिर इसको हम एक बात और कहते हैं कि भैया हमने इनपुट लिया, आगत लिया और प्रदा में चेंज कर दिया, यानी आउटपुट में बदल दिया, और इस बीच में एक प्रक्रिया आई, इस प्रक्रिया को कहा गया उत्पादन। इस प्रक्रिया में फिर उत्पादन के साधनों का भी इस्तेमाल किया गया। यह अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उत्पादन के साधन, यह भी देखेंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइए बहुत आराम से समझते हैं, और इसको बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि अपने अंदर उतार लीजिए और एग्जाम में इजिली ले सकते हैं। अब देखिए, एक बेसिक लिखा हुआ है कि सामान्य बोलचाल में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो निर्माण होता है उसे हम उत्पादन से जोड़ते हैं। लेकिन एक सर्वमान्य वैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति किसी पदार्थ का निर्माण या सृजन नहीं करता, और ना ही उसे नष्ट करता। वो क्या करता है, केवल उसे बदल सकता है और उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकता है। जैसे आपने विज्ञान में एनर्जी के बारे में सुना होगा, ठीक है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक बात है ना। इसी तरह हम किसी चीज का सृजन नहीं करते हैं, हम सिर्फ, जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं को हम बीज में डालते हैं तो उसमें से एक सृजन होकर पौधा निकलता है प्राकृतिक रूप से। हम किसी भी चीज का सृजन नहीं करते,
हर चीज प्राकृतिक रूप से होती है, बस हम उसका क्या करते हैं, हेतु बनते हैं और उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं, उसको ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं, उसको ऐसी तकनीकी सहायता या ऐसा प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं कि वो चीज दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। टमाटर केचप कोई दुनिया में चीज मौजूद थी, पहली बार तो आई नहीं, टमाटर है इसलिए हमने उसको प्रोसेस किया और वहां से सॉस बना लिया। आलू है तो हमने चिप्स बना लिया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, केवल उसकी उपयोगिता बढ़ाते हैं या उसका क्या करते हैं, मूल्यवर्धन करते हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे आगे। प्रोफेसर एली के शब्दों में उत्पादन का अर्थ आर्थिक उपयोगिता का निर्माण यानी इकोनॉमिक यूटिलिटी को बढ़ाना, इसीलिए देखिए, और इसी को उत्पादन कहते हैं। और जो कुछ उत्पादित होता है उसी को मिला के देश में क्या बनता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समष्टि अर्थशास्त्र में मैंने कराया हुआ है। इसी जीडीपी को आगे ले जाकर आप क्या बनाते हैं, एनएनपीएफसी बनाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक बात। लेकिन याद करिए, इसी राष्ट्रीय आय में एक विधि होती है जिसको उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, यानी वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। क्यों वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है, क्योंकि जब आप उत्पादन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप आर्थिक उपयोगिता का निर्माण कर रहे होते हैं या आर्थिक वृद्धि कर रहे होते हैं उस चीज में, ठीक है ना। आर्थिक उपयोगिता का निर्माण का मतलब क्या है, मतलब जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि भैया आप टमाटर है, वो हो सकता है एक टमाटर 2 रुपए का हो, जैसे ही आप उसको सॉस बना देंगे तो वही टमाटर की वैल्यू अपने आप 20 रुपए हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो इस आर्थिक उपयोगिता का निर्माण करना भी उत्पादन कहलाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार धन में उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। फ्रेजर के अनुसार यदि उपभोग का अर्थ किसी वस्तु से उपयोगिता प्राप्त करना है तो उत्पादन का अर्थ उसमें उपयोगिता का सृजन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 2-3 शब्दावलियां होती हैं, मैंने आपको समझाई है। एक होता है उपयोगिता, जिसे आप कहते हैं यूटिलिटी, एक होता है उपभोग और एक होता उपयोगिता उपभोग। अब उपयोगिता क्या है, उपभोग क्या है, और एक आता है उत्पादन। ठीक। उपयोगिता का मतलब होता है आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने की ताकत जिस चीज में हो। जैसे मुझे लिखना है और ये पेन लिख सकता है तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति ये कर रहा है, तो ये होता है यूटिलिटी यानी उपयोगिता। उपभोग क्या है, उपयोगिता को नष्ट कर देना या उपयोगिता को समाप्त कर देना। मैं लिख लिख के इसकी सारे स्याही को खत्म कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। इसको उपभोग कहते हैं या कहते हैं कंजम्पशन। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं अर्थशास्त्र की, ध्यान रखिए। और इस यूटिलिटी को बनाना, इस पेन को इस लायक बनाना कि वो मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, इसको कहते हैं उत्पादन या प्रोडक्शन, यानी उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता को बनाना या आर्थिक मूल्य वृद्धि करना। दोबारा, किसी चीज में वो ताकत होना कि वो आपकी आवश्यकता पूरी कर सके, वो उपयोगिता है। उस आवश्यकता को पूरा कर लेना या उस उपयोगिता का फायदा उठा लेना उपभोग है। लेकिन उस चीज की उपयोगिता बनाना, उपयोगिता सृजन करना, यह उत्पादन होता है। बस ये आप चीज समझ लीजिए। किसी भी वस्तु को इस लायक बनाना कि उसके अंदर उपयोगिता हो या वो जो डिमांड है, जो जरूरत है, उसे पूरा करने के लायक बन जाए, उसे हम उत्पादन कहते हैं। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, इनके शब्दों में आर्थिक उपयोगिता अथवा मूल्य का सृजन अथवा विस्तार ही उत्पादन कहलाता है। जब आप मूल्य का सृजन करते हैं, विस्तार करते हैं किसी चीज में, तो वो क्या हो जाता है, उत्पादन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक कार की स्टीयरिंग बनाई, साथ में इंजन भी बना दिया, साथ में डिक्की भी बना दी, सब बना के धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये उत्पादन का रूप ले लेती है। अब प्रोसेस की बात करें तो हम क्या करते हैं, कच्चा माल या निवेश, यानी जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, ये लगाते हैं। रॉ मटेरियल के बाद इसको परिवर्तन की प्रक्रिया में लाते हैं और यहां इस्तेमाल होता है उत्पादन के साधन। अगला टॉपिक मैं इसमें आपको कराऊंगा। यहां फिर उत्पादन के साधनों के इस्तेमाल से यहां एक प्रक्रिया होती है और वहां से फिर हमारा उत्पादित माल या अंतिम वस्तु निकल के आती है जो उपभोग के लिए तैयार रहती है या इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है। ये प्रोसेस है। हम रॉ मटेरियल या कच्चा माल निकालते हैं। यहां मैंने ले लिया आलू, ठीक, यहां आकर वो मशीन में प्रोसेस हुई, ठीक है। यहां उसके लिए एक चाहिए आपको भूमि, यानी एक वहां पर लैंड या फैक्ट्री चाहिए, उसके साथ चाहिए श्रम यानी लेबर चाहिए जो उस काम को करे, उसको टुकड़े टुकड़े करे मशीन में डाले। उसके बाद आपको चाहिए पूंजी
यानी पैसा चाहिए जिससे आप मशीन खरीद सकें, लेबर को पेमेंट कर सकें। फिर यहां चाहिए संगठन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो सारी चीजों की देखभाल करे। फिर और यहां चाहिए साहसी, एक ऐसा व्यक्ति तो हो जो सब चीज का रिस्क ले, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो। ये चारों पांचों चीजें मिलाकर फिर यहां प्रोसेस होता है। तो इस आलू से फिर निकलता है क्या? चिप्स। बस ऐसे समझ लीजिए, ये है उत्पादन। ये आलू आया, यहां पर ये परिवर्तन की प्रक्रिया हुई, उसमें ये उत्पादन के साधन लगे, भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी, और इन उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल करके इस आलू से हमने चिप्स बना लिया। ये है उत्पादन। ठीक, ये जो उत्पादन के साधन लग रहे हैं, बहुत ध्यान से गौर से देख लीजिए, यही साधन उस उत्पादन की लागत को भी तय करते हैं। उत्पादन लागत हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं उत्पादन के साधनों की चर्चा करूं आपसे, तो लेट सपोज यहां पर भूमि है, तो जो भूमि लगाएगा, भूमि, श्रम यानी कि लेबर, पूंजी, और मान लीजिए हम साहसी, जो पैसा लगाता है, साहस। तो इस भूमि के बदले हमें देना पड़ेगा किराया या लगान। अच्छा, ये भूमि में भी क्या क्या चीजें आएंगी? क्या केवल जमीन आएगी? नहीं, भूमि से संबंधित जो पूरा पर्यावरण है, जो पूरा वातावरण है, जो गैसेस हैं भूमि के अंदर, जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, जो वन है, जल है, सब कुछ, वो सब कुछ आएगा। भवन है, मकान है, फैक्ट्री है, सब। तो उसके बदले किराया या लगान देना पड़ेगा। श्रम को देना पड़ेगा पारितोषिक या मजदूरी। ठीक बात। और क्या इस श्रम में केवल लेबर आएंगे? नहीं, इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों तरह के लेबर, स्किल्ड और अस्किल्ड, कौशल वाले और अकौशल वाले, सारे लेबर आएंगे। जो स्पेसिफिक कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, सब कुछ आएंगे। इसके अलावा लेबर का काम करने वाले सब लोग आएंगे। पूंजी में, पूंजी जो लगाएगा, जो अपना पैसा, जो पूंजी होती है मार्केट में, उसके बदले उसको मिलता है ब्याज, इंटरेस्ट। और जो साहस है, जो इन्वेस्टर है, जो इंटरप्राइज है, उसको मिलता है क्या? लाभ या प्रॉफिट, या देना पड़ता है। तो ये जो किराया, लगान, जो मजदूरी, जो ब्याज, जो लाभ देना पड़ता है, इस सब को जोड़ के हम बोलते हैं उत्पादन लागत। क्या बोलते हैं? उत्पादन लागत। ठीक बात। ये क्या है? उत्पादन लागत है। इनके स्वामियों को दिया जाता है, और जिनको ये मिलता है, भूमि स्वामी, श्रम के स्वामी, पूंजी के स्वामी, साहस के स्वामी, उनके लिए ये बनती है क्या? आय। इसको बोलते हैं साधन आय। ठीक। इसीलिए जब आप राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो आप 3 विधियों का इस्तेमाल करते हैं। एक उत्पादन विधि, जिसमें आप कितना उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजों का उत्पादन ले लेते हैं। दूसरा, आप कितना खर्च कर रहे हैं, जो लागत है। तो एक होता है कुल व्यय मेथड, टोटल आउटले मेथड, इससे भी निकालते हैं। और एक निकालते हैं साधन आय, यानी एक व्यक्ति जितना खर्च कर रहा होगा उतना ही दूसरे को आय मिल रही होगी। तो चाहे आप इनकम मेथड आय विधि से निकाल लीजिए, व्यय विधि से निकाल लीजिए, या उत्पाद विधि से निकाल लीजिए, कुल मिला जुलाकर उतना ही राष्ट्रीय आय बनता है। और ये यहीं से जुड़ा हुआ है। तो उत्पादन क्या है? उत्पादन के साधनों से इस्तेमाल करके जब हम कच्चे माल को उत्पादित माल में परिवर्तित करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम उत्पादन या प्रोडक्शन कहते हैं। आ गई ना बात समझ में? तो इस बात को बहुत डिटेल में आपने ध्यान में रखना है। उत्पादन की प्रक्रिया तब तक अपूर्ण रहती है जब तक कि उत्पादित माल उसके उपभोक्ता तक नहीं पहुंच जाता। अब एक दूसरी कहानी शुरू हो रही है। देखिए, तो एक तो प्रोसेस हमने समझ लिया कि भैया कच्चा माल जो है उत्पादित वस्तु में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जब तक जो आपने सामान बनाया है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा है, तब तक आप नहीं कह सकते कि उत्पादन की प्रक्रिया खत्म हो गई। यानी उत्पादन के साथ साथ इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी रहती है, वो है सेवा। यानी केवल वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, उत्पादन के साथ जुड़ी हुई कुछ सेवाएं हैं, वो भी उत्पादन में गिनी जाती हैं। ठीक है क्या? इसलिए अर्थशास्त्र में जो यातायात के साधन है, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सेवाओं में आती है। ट्रांसपोर्टेशन, जीडीपी में क्या होता है? वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल रहती हैं। विभिन्न मध्यस्थ, व्यापारी, बैंक, बीमा यानी कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें शामिल है किसमें? ये सारी चीजें शामिल है उत्पादन की प्रक्रिया में। इसके माध्यम, तो इनसे संबंधित क्रियाओं का भी समावेश किया जाता है।
इनके माध्यम से उत्पादित माल के संग्रहण, जैसे इसको बोलते हैं ना कि जो आपने उत्पादन किया उसको वेयर हाउस में रखना, उसको स्टोर करके रखना, हस्तांतरण यानी ट्रांसफर, इन सभी कार्यों को पूरा किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो उत्पादन से संबंधित गतिविधि वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाने का काम करती है। ठीक बात है भैया, हमने उत्पादन ही देख लिया कि वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना उत्पादन है, तो उसमें ये संबंधित वस्तुएं, ये संबंधित सेवाएं जो हैं, बैंक का, बीमा का, ये भी उसकी उपयोगिता को बढ़ाने में सहायक रहती हैं, इसलिए उसको भी उत्पादन की प्रक्रिया में जोड़ा जाता है। अब आता है कि उत्पादन के तत्व क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो ये स्टैब्लिश करेंगे कि हाँ उत्पादन हो रहा है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि किसी भी उत्पादन के लिए कुछ लक्षण या तत्व हैं, जैसे वस्तु में उपयोगिता का निर्माण करना या वृद्धि करना, जिसको हमने क्या बोला, वैल्यू एडिशन। कोई भी वस्तु है उसकी उपयोगिता का निर्माण करना या उसके मूल्य में वृद्धि करना, उसे विनिमय योग्य बनाना ताकि खरीदा बेचा जा सके, यानी एक्सचेंजेबल है ना, या मार्केटेबल, यानी ऐसी चीज जिसका विनिमय हो सके। ठीक, वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि का कार्य मानव प्रयास से होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एफर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खनिज पदार्थ किसी जमीन के अंदर मिल गया तो उसको आप प्रोडक्शन मान लेंगे, नहीं, वो चीज बताइए जो आप खुद कर रहे हो, तो खुद आप मूल्य वृद्धि करेंगे, तो वो उत्पादन माना जाएगा। ठीक है, वो क्या माना जाएगा, वो प्रोडक्शन माना जाएगा, ह्यूमन एफर्ट माना जाएगा। आप कहेंगे सर जमीन में खेती तो खुद उग जाती है तो उसे जीडीपी में क्यों लेते हैं? भैया किसान उगा रहा है ना, ह्यूमन एफर्ट है उसमें, तो ये उत्पादन तब माना जाएगा जब उपयोगिता का निर्माण या वृद्धि हो रही हो, वो विनिमय के काबिल हो जाए, जो खरीदा बेचा जा सके, उसकी उपयोगिता में वृद्धि मानव के प्रयास से होना चाहिए, अपने आप नहीं होना चाहिए, तब ये उत्पादन या प्रोडक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर है सर? हाँ हाँ ठीक है। तो ये एक हमने देखा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम देखेंगे कि ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सा प्रोसेस होता है जब हम मानते हैं कि हाँ उत्पादन हमने किया है, कौन कौन से तरीकों से, जैसे मैंने कहा ना ह्यूमन एफर्ट से कर सकते हैं हम, मानव प्रक्रियाओं से या मानव प्रयासों से। तो मानव प्रयास किस किस रूप में किया जाता है, रीतियां क्या क्या है उत्पादन की, वो देख लीजिए। तो उत्पादन की विधियां या भेद है कि उत्पादन हम जान चुके हैं कि उपयोगिता के निर्माण या उसमें वृद्धि को उत्पादन कहते हैं, लेकिन कुल मिला के 6 विधियां हैं, जिन 6 अलग अलग विधियों से हम उत्पादन को अंजाम दे सकते हैं। आइए उनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हुआ रूप परिवर्तन, फॉर्म यूटिलिटी, या हम उसके जो कहते हैं ना कि उसके रूप में परिवर्तन करके, या रूप ऐसा हम बनाएंगे कि उसको हम उत्पादन के रूप में देख सकें। जैसे जब किसी वस्तु अथवा पदार्थ का रूप, रंग, आकार बदलकर उसकी उपयोगिता का सृजन किया जाता है, तब उसको हम उत्पादन के रूप में लेते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल वही मैंने कुम्हार वाला दिया, वो मिट्टी लेगा, मिट्टी को इस तरह सजाएगा, बनाएगा कि खूब सुंदर बर्तन बन जाए, या सुनार सोने से खूब अच्छा आभूषण बना दे। तो जो उसका रूप है, जो उसका एक तरह से शेप है, उसमें इस तरह का परिवर्तन किया जाए कि उसकी मूल्य वृद्धि हो जाए, उपयोगिता वृद्धि हो जाए, तो उसको हम उत्पादन का नाम देते हैं। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना, मिस्त्री द्वारा लकड़ी के फर्नीचर बनाना, सुनार द्वारा धातुओं से आभूषण बनाना, गेहूं से आटा तैयार करना, ये सारी चीजें, और चपाती बनाना, ये इसमें आता है। दूसरा, स्थान परिवर्तन करके, प्लेस यूटिलिटी इसको कहते हैं, कि जगह बदल दीजिए। कैसे? जब किसी वस्तु अथवा पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर या ले जाकर उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाए। जैसे नदी का किनारा है, वहां बहुत सारी रेत पड़ी हुई है, कोई उपयोगिता नहीं है वहां, उसी रेत को उठा के अगर आप मार्केट में लाइए तो बिल्डिंग मटेरियल का वो काम करती है, घर बनाने में काम आती है, तो वहां उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो आप कई बार परिवर्तन करके चीजों को, जगह को भी परिवर्तन करके उसको आप बहुत ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं, हेल्पफुल बना सकते हैं। तो एक तो इसमें ये उत्पादन हो जाता है। समय परिवर्तन द्वारा कुछ वस्तु ऐसी होती है जो जितनी पुरानी होती है उतना मूल्य वृद्धि होता है। जैसे शराब, इसमें वाइन का बहुत माना जाता है, जितनी पुरानी शराब होती है उतना वैल्यूएबल मानी जाती है। तो कई बार हम चीजों को बहुत ज्यादा दिन तक संग्रहण करके, बहुत ज्यादा दिन तक समय उस पर बिता के भी उसको और कीमती बना सकते हैं। तो समय परिवर्तन के द्वारा पुराना चावल हो गया, पुरानी शहद हो गया, पुराना गुड़ हो गया, ये सारी चीजें जो है बहुत वैल्यूएबल मानी जाती हैं। अधिकार परिवर्तन द्वारा वस्तुओं एवं पदार्थों का जो अधिकार है उसको चेंज करके भी उपयोगिता वृद्धि की जा सकती है। इसे अधिकार मूलक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक है, वो दुकानदार के शेल्फ में रखी हुई है, तो वो उतनी यूजफुल नहीं मानी जाएगी जितना कि वो अगर वस्तु किसी विद्यार्थी के हाथ में चली जाए तो यूजफुल होगी। तो ये अधिकार बदल के भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्पादन या उसकी मूल्य वृद्धि की जाती है।
सेवा उपयोगिता, सेवा क्या है? सर्विसेज यहां आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना सर्विसेज। अभी मैं बात कर रहा था, जैसे डॉक्टर अपने आप को चिकित्सक के रूप में सर्विस देगा, टीचर पढ़ा के सर्विस देगा, इंजीनियर अपनी चीजों को नई नई बना के सर्विस देगा। ये जितने लोग होते हैं, वो वकील होंगे, वो वकालत में देंगे, वो अपनी उपयोगिता में वृद्धि करते हैं अपनी सेवाएं देकर। और इसीलिए जो सेवा देना होता है उसको भी अब उत्पादन में रखते हैं, उसको भी जीडीपी का हिस्सा मानते हैं। जब आप जीडीपी का परिभाषा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं? एक निश्चित समय के अंदर कुल वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन का जो मूल्य होता है वो जीडीपी होता है। तो सेवाएं भी उसमें आती हैं कि कितना डॉक्टर ने कितने की सेवा दी, शिक्षक ने कितने की दी। इसलिए इन लोगों को उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है और विनिमय की क्रिया को उत्पादन कहा जाता है। तो इनकी सेवाओं का भी विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, खरीदा बेचा जाता है, और उसको भी हम प्रोडक्शन के रूप में रखते हैं। छठा और अंतिम जो रूप है ज्ञान उपयोगिता है। किसी वस्तु की उपयोगिता की जानकारी अन्य व्यक्तियों को देकर भी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। जैसे विज्ञापन के द्वारा उनको बहुत ज्यादा हम अवेयर करके बताते हैं और उसमें उपयोगिता में वृद्धि कर लेते हैं। छोटी सी 5 रुपए की चीज है, लेकिन उसको बताने के चक्कर में 50 रुपए हम खर्च करते हैं, और वो भी उत्पादन का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि आप उससे उसकी उपयोगिता बढ़ा रहे हैं, लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। तो ये 5-6 ऐसी विधियां हैं जिन विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, उत्पादन को अंजाम देते हैं या उत्पादन के प्रक्रिया में इसको शामिल किया जाता है। यह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब एक बार देख लेते हैं कि उत्पादन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उत्पादन करना है। बाकी उत्पादन की जो अवधारणा है, प्रकार है, वो आगे के टॉपिक्स में हम देखेंगे। व्यक्ति उत्पादन के पश्चात ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर उत्पादन न हो तो आप क्या अपनी आवश्यकताएं पूरा कर सकेंगे? हम देखते भी है, जब मैंने आपको आर्थिक समस्याएं बताई थी तब भी मैंने उसमें एक आर्थिक समस्या बताई थी कि क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। और ये समस्या क्यों बन रही थी? क्योंकि हमको चयन करना पड़ रहा था कि हम उपभोक्ता की वस्तु की बनाएं कि पूंजीगत वस्तु बनाएं। मतलब वस्तुओं की जरूरत है और आवश्यकता अगर पूरा करना है तो आपको उत्पादन करना पड़ेगा। यदि उत्पादन नहीं होगा तो आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक आवश्यकताएं आप पूरा कैसे करेंगे? मान लीजिए खनिज पदार्थ के रूप में लोहा जमीन के अंदर या हीरा जमीन के अंदर छुपा है और आप वो निकाल के प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका मूल्य वृद्धि या उपयोगिता नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आपकी जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आवश्यकता पूर्ति के लिए जरूरी है। जीवन स्तर का निर्धारण, जिसको बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप ये सोचिए कि जो अच्छे मकान, अच्छी गाड़ियां, एयर कंडीशन, ये सारी जो चीजें देख रहे हैं, अगर उत्पादन नहीं होता तो क्या ये स्टैंडर्ड बढ़ पाता? क्या ये विकास संभव था? इसलिए अगर आपको जीवन स्तर सुधारना है तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा, जीवन स्तर कैसे सुधरता है? आय से। अगर आपके पास आय होगी तभी आप जीवन स्तर सुधारेंगे। अच्छा, हर व्यक्ति किसी न किसी उत्पादन के साधन का स्वामी है, या तो वो खुद अपने आप में श्रम वाला आदमी है, लेबर वाला या सैलरी वाला, या उसके पास भूमि है, या उसके पास पूंजी है। अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा, और इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा तो जो यहां से साधन आय मिल रही है लोगों को वो मिलेगी ही नहीं। यानी अगर उत्पादन होगा तभी तो ये लागत इनके आय के रूप में मिलेगी इनको, और जब आय के रूप में मिलेगी तो वो और चीजें खरीदेंगे, अपने जीवन स्तर को सुधारेंगे। इसलिए अगर उत्पादन नहीं होगा तो जैसे होता है ना कि बहुत बेरोजगारी है क्योंकि देश में कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो अगर आपको रोजगार देना है, जीवन का स्तर सुधारना है, तो आपको उत्पादन करते रहना पड़ेगा। लॉजिक ये है। तो किसी व्यक्ति या समाज का जीवन स्तर उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, और इसी से फिर जीडीपी बनती है, इसी से राष्ट्रीय आय बनती है। ठीक, जिस देश में उत्पादन अधिक होगा वहां के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। भारतवासियों का जीवन स्तर अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में नीचा है। क्यों? क्योंकि उनकी जीडीपी 18-20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हमारी 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। यानी वहां उत्पादन का स्तर ज्यादा है, चाहे वस्तु या सेवा हो गई, तो उत्पादन की मात्रा ज्यादा है और इसलिए वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है। व्यापार और वाणिज्य की प्रगति, जाहिर सी बात है, जब ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा आदान प्रदान होगा, चीजें खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, ज्यादा ट्रेड होगा, ज्यादा कॉमर्स होगा। तो ये तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है। तो जब किसी देश में उत्पादन की मात्रा अधिक होगी तभी वह देश व्यापार और वाणिज्य में उन्नति कर सकता है। अतः देश का व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन की मात्रा पर ही निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सार्वजनिक आय में वृद्धि, जब ज्यादा उत्पादन होगा तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, तो पूरे देश की इनकम उससे बढ़ेगी। सार्वजनिक आय मतलब क्या होता है? पब्लिक इनकम, सरकार की आय। तो सरकार जिनको जरूरत है उनको ज्यादा और खर्च करेगी और सारी चीजें ठीक होंगी। तो किसी देश में वस्तुओं का जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही अधिक उपभोग होगा, सरकार को वस्तुओं पर लगाए गए करों से आय अधिक मिलेगी और उसे फिर सामाजिक हित में उसे वो व्यय कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना चीजें बिकेंगी, और बिकेंगी तभी प्रोडक्शन भी होगा। जब बिकेंगी तो आप उस पर जीएसटी जैसे टैक्सेस लगाएंगे, टैक्स वसूलेंगे। इसके साथ साथ जब बिकेंगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम जब बढ़ेगी तो फिर वहां से फिर क्या होगा? सरकार की आय बढ़ती है और लोगों को भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्पादन का बेसिक मतलब मैं आपको समझा रहा था। उत्पादन कहते किसको हैं, किन किन रूपों के तौर पे उत्पादन होता है और उसका महत्व क्या है। आई होप को ये समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट इसमें नहीं रह गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और एक एक करके अब सारे टॉपिक्स आपके सामने आते चले जाएंगे। इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और उत्पादन के साथ साथ लागत और आगम को भी मैं डिस्कस करूंगा। एक बात को ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, इसके वेबसाइट से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, www.magnetbrains.com। वहां पे सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके पूरा पढ़ लेंगे, या जो भी आपको कोर्सेज पढ़ने हैं। ये जितने कोर्सेज हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, चाहे आप हमारे ऐप से पढ़िए, वेबसाइट से पढ़िए, या यूट्यूब से पढ़िए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो कमेंट करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर प्रयास करिए। जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इनको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। इसके बाद बुक्स और ई बुक्स के जो लिंक है वो भी कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। आप अगर नोट्स चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जरूर उसको आप मंगा के पढ़ सकते हैं। आप लिंक में जाके चेक करिए और अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।